गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का पहला टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किए थे। फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको आप मेज़र कर सकते हो और जिससे फिजिक्स के नियम बनते हैं। सच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड विच फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के नियम को फॉलो करता हुआ चलता है, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसको आप दूसरे क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। डिराइव्ड क्वांटिटी वैसे होते हैं जिसको आप दूसरे क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। डिफरेंस हमेशा याद रखना है। हम लोगों ने एग्जांपल्स डिस्कस किया था, जैसे लेंथ तो लेंथ है, लेकिन अगर एरिया का बात किया जाए तो एरिया के लिए हम लोगों को लेंथ दो बार यूज करना पड़ता है। तो एरिया को हम क्या कहेंगे? इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, बट लेंथ इज अ फंडामेंटल। लेंथ को आप और किसी क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो लेंथ क्या बनेगा? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। सच क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो इसका कुछ एग्जांपल्स, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में हम लोगों को डिस्कस करना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं और 4 साल के बाद ये फंडामेंटल क्वांटिटीज अराउंड 1967 के आसपास डिस्कवरी हुआ था। 4 साल के बाद फिर से मीटिंग हुआ, उसमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज फिर से नए बने और उसका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। तो पहला क्वांटिटी है मास। तो किसी भी बॉडी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलके वो बॉडी बनता है। वो जो छोटा छोटा पार्टिकल एक ग्रुप बनाता है जिसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर बॉडी कहा जाता है। तो वो एक बॉडी में कितना पार्टिकल कंटेंट है, कितना पार्टिकल उसमें वो कंटेंट करके रखा हुआ है, वो उसका मास डिटरमाइन करता है। तो मास को आप दूसरे टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ जाएगा। तो उसी तरह से लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये सब में आप देखोगे ये सब क्वांटिटीज एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होंगे, इसलिए ये सब एक फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंडर में आते हैं। इसमें से हम लोगों को 2 चीज पे ध्यान देना है। एक, जब भी कोई क्वांटिटी को हम लिखेंगे तो उसके साथ उसका सिंबल और उसके साथ उसका यूनिट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, Q is equals to NU, where Q is a quantity, N is a magnitude number and U is a unit। तो कोई भी क्वांटिटीज के साथ मैग्नीट्यूड और यूनिट जुड़ जाता है, उसके साथ जुड़ा होता है। तो जब भी आप किसी क्वांटिटीज को लिखते हो तो उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट, ये 2 चीज उससे रिलेटेड होते हैं। तो हम लोगों को साथ साथ उसको समझते चलना है। तो मास का सिंबल क्या है? तो मास का सिंबल m है और उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक चीज ध्यान देना है लिखते समय, ये देखिए जितने भी यूनिट्स को मैं लिखा हूं ये सब आपका स्मॉल है। जितने भी यूनिट्स आप लिखोगे
ये सब का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल होगा, और जब इसका सिंबल लिखोगे तो ये सिंबल भी स्मॉल होगा। कहाँ स्मॉल रखना है और कहाँ कैपिटल रखना है, इस पे ध्यान देना। जब कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम के ऑनर पे रखा जाता है तब उसका सिंबल कैपिटल होता है। जैसे एम्पेयर, सो एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ करंट, बट एम्पेयर इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के नाम के ऑनर पे वो अल्फाबेट कैपिटल होता है। एम्पेयर हो गया, न्यूटन हो गया, जूल हो गया, कूलम हो गया, ये सब क्या है? ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं। तो ये सब का पहला अल्फाबेट जो होता है वो कैपिटल होता है। लेकिन जब फुल नेम लिखेंगे तो वो भी स्मॉल हो। उसी तरह से जब क्वांटिटीज को हम लोग मेंशन करेंगे तो क्वांटिटीज का सिंबल जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। एम लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है? आई। आई वर्ड एक्चुअली फॉरेन लैंग्वेज से उठाया गया है। इलेक्ट्रिक करंट को पहले इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता था, तो इंटेंसिटी वर्ड से आई को लिया गया। तो इस तरीके से टेम्परेचर में भी टी है और टाइम में भी टी है। एक टी को ऑलरेडी यूज किया गया है, तो कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर में कोई दूसरा सिंबल भी यूज करते हैं। ये कोई मस्ट नहीं है कि टी ही हो, लेकिन आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। सो ये क्वांटिटी, उसका सिंबल, यूनिट और यूनिट का सिंबल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लोगों को देखना है। इसमें से देखिए कि सभी क्वांटिटीज को आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको आप मेजर कर सकते हो। लुमिनस इंटेंसिटी, किसी बल्ब का चमक, कोई बल्ब जल रहा है तो उसकी चमक कितनी है, ये हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो लोगों ने उस पर रिसर्च किया, तो एक तरीका निकाला गया कि एक बल्ब को जलाया गया, बीच में एक पेपर रखा गया, और इस बल्ब से जो लाइट आती है उससे ये पेपर का सरफेस चमकता है। उस पेपर के दूसरे तरफ सेम डिस्टेंस पे एक कैंडल रखा गया। कैंडल से जो लाइट आ रही है वो पेपर के दूसरे सरफेस को लाइट देती है, तो वो भी चमकता है। कौन सा पेपर का साइड ज्यादा चमकेगा? तो ऑफ कोर्स जिधर बल्ब होगा। तो लोगों ने बोला ठीक है, 2 कैंडल रख दिए, 3 कैंडल रख दिए। जब 10 कैंडल रख दिए तो वो क्या देखते हैं कि पेपर के दोनों साइड की चमक बराबर हो गई। जब पेपर के दोनों साइड की चमक बराबर हो गई तब लोगों ने क्या सोचा कि ये जो बल्ब की चमक है इसको 10 कैंडल चमक के बराबर भी तो कह सकते हैं। अब 10 क्या है? 10 एक नंबर है। अगर वो एक नंबर है तो वो मेजरेबल हो गया, और अगर वो मेजरेबल हो गया तो वो फिजिकल क्वांटिटी में आ गया। इस तरीके से लोगों ने रिसर्चेस किए, तो अब समझना आसान हो गया। एक बल्ब जल रहा है, उसकी चमक कितनी है? हम बोले 20 कैंडल, तो समझ में आता है कि 20 कैंडल को रखेंगे, उस बल्ब को रखेंगे, दोनों की जो लाइट होगी वो सेम होगी। तो इस तरीके से लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर किसके वजह से हुआ? तो कैंडल के वजह से हुआ। उसी के बेसिस पे उसका यूनिट भी रख दिया गया, दैट इज कैंडेला। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इसको मेजर किया गया और इस पे रिसर्चेस हुए। अब इसके बाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद जो 2 सप्लीमेंट्री हैं, उसके लिए लोगों ने सोचा कि अगर एक सरफेस है और इस सरफेस से एक दूसरा सरफेस ये कितना ऊपर है, ये एक सरफेस से दूसरा सरफेस कितना ऊपर है, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, किया जा सकता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। सो एंगल को क्या इन किसी टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो? तो आंसर है नहीं कर सकते। इसलिए एंगल इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड
इन द टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। तो एंगल में दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो ये जो दो नया क्वांटिटीज है, इसको इन डिस्कवरीज के 4 साल के बाद लिस्ट में लाया गया, जिसका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। दैट इज वन इज प्लेन एंगल और दूसरा हो गया आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, उसको रेडियन में मेजर किया जाता है, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है। तो ये 7 क्वांटिटीज इधर और 2 क्वांटिटीज उधर। तो ये टोटल 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों को पढ़ना है और इनका इस तरह से नॉमेनक्लेचर समझना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद नेक्स्ट जो है उसका दूसरा टाइप, फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा टाइप, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज होते हैं जिसको आप दूसरे क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, और इस डिराइव्ड क्वांटिटीज से फिजिक्स का लिस्ट भरा पड़ा है। लेंथ एक फंडामेंटल है, लेकिन लेंथ को 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, तो ये हमको क्या देता है, एरिया। तो एरिया एक नया क्वांटिटी है, लेकिन वो आया कहाँ से, वो लेंथ को यूज करके आया, इसलिए एरिया विल बी इन डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस तरह से एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये सब आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिस्ट में आते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। So distance is a type of length, and time, so distance is also a fundamental, time is also a fundamental, and जब कोई 2 फंडामेंटल का मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ तो वो हमको एक नया क्वांटिटी दिया, दैट इज स्पीड। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि वो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज के मैथमेटिकल ऑपरेशन से बन के बनता है। तो इस तरह से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज के दोनों टाइप्स हो गए। अब हमारे कंट्रीज के अक्रॉस अलग अलग तरह से लोगों ने चीज़ों को मेज़र करना स्टार्ट किया। लेंथ को कहीं मीटर में मेज़र किया जा रहा था, तो कहीं फुट में मेज़र किया जा रहा था, कहीं सेंटीमीटर में मेज़र किया जा रहा था। इससे प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, लोगों को कन्फ्यूज़न शुरू हुआ, और मिसअंडरस्टैंडिंग होते होते एक असेंबली बैठाई गई, और वो असेंबली में कुछ डिसीजंस लिए गए, जिसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि यूनिट्स को लेके क्या सिस्टम बनाया गया, वो पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जैसा कि मैं बोला कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज में लोग क्वांटिटीज को अलग अलग तरीके से मेजर करना स्टार्ट किए, जिससे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गया, और उसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनता है। तो ब्रिटेन में लोग लेंथ को फुट में मेजर करना शुरू किए, 1 फुट, 10 फुट, 20 फुट, इस तरीके से फुट में मेजर करना शुरू किए। अच्छा, तो लेंथ का मेजरमेंट किस में हुआ, फुट में। अच्छा, टाइम का मेजरमेंट हुआ सेकंड में, और मास का मेजरमेंट हुआ पाउंड में। तो FPS ये एक यूनिट बनता है, लेंथ, टाइम और मास। आप इसको अरेंज भी करके लिख सकते हो, FP एंड S। सो एक यूनिट बना FPS,
FPS यूनिट में F इज फॉर फुट, P इज फॉर पाउंड एंड S इज फॉर सेकेंड. सो लेंथ, मास एंड टाइम. ये ब्रिटेन का कहानी. फ्रांस में लोगों ने इसको दूसरे तरह से मेजर किया. वहां पे लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया. टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. टाइम एज यूजुअल सेकंड में चल रहा था. मास ग्राम. तो सेंटीमीटर लेंथ, सेकंड टाइम, ग्राम मास. तो ये एक नया यूनिट बनता है एंड दैट इज कॉल्ड CGS यूनिट. सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. सो FPS, CGS, तो वर्ल्ड के अलग जगहों पे मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए और किलोग्राम मास के लिए. तो ये एक तीसरा यूनिट बनता है MKS. तो बेसिकली तीन तरह के यूनिट्स हम लोगों को देखना है. फर्स्ट इज FPS, सेकंड इज CGS एंड थर्ड इज MKS. तो इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. तो इसके लिए एक असेंबली बैठाई गई और उस असेंबली में ये डिसाइड किया गया कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, इसकी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी और इसकी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी. अब ये असेंबली जो डिसाइड करेगा पूरे वर्ल्ड को वो फॉलो करना पड़ेगा. और ये असेंबली में डिसीजन क्या हुआ कि उसने MKS यूनिट का सारा क्वांटिटीज का मेजरमेंट को उठा के राइट कर दिया, लिख दिया. So that unit was SI unit, that is System International Unit. और ये सिस्टम इंटरनेशनल में क्या कहा गया कि किसी भी तरह का लेंथ होगा उसका जो यूनिट होगा जिसको आप एक्सप्रेस करोगे that will be meter. So length will be measured in meter, time will be measured in second and mass will be measured in kg. So ये पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना और कंक्लूजन क्या निकला कि अब से किसी भी क्वांटिटीज को जब एक्सप्रेस किया जाएगा तो हम लोग SI यूनिट को फॉलो करते हुए चलेंगे. अब हम लोग जब अपने डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं तो हम लोग अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं. जैसे ट्रक में 10 टन कोयला लोड हो गया, टन. सो टन इज अ यूनिट ऑफ मास, बट हियर इट इज मेंशन दैट वी हैव टू यूज kg. लेकिन हम ये नहीं बोलते कि ट्रक में 10,000 kg कोयला लोड हो गया. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन SI यूनिट एंड प्रैक्टिकल यूनिट. प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं वो अलग होता है और SI यूनिट जो है